सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल क्लास 10th CBSE में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से एंड मेरी कुछ मेहनत की वजह से हम इस चैनल पे 10K प्लस सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुके हैं, जो कि मेरे लिए एंड आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कुछ समय पहले 0 से स्टार्ट की थी, यानी कि विद 0 सब्सक्राइबर्स, 0 व्यूज़ एंड 0 लाइक्स। लेकिन उसके बाद आप सभी ने जुड़ना स्टार्ट किया एंड सारी चीज़ें अच्छी होती चली गई। तो यहाँ से मैंने ये सीखा कि अगर हम रिजल्ट से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करें तो जो सो कॉल्ड सक्सेस है हमें उस काम में मिल ही जाता है, राइट। तो आपको भी अभी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो साइड बाय साइड खुद ही सही होती चली जाएंगी। तो ज्ञान की बात यहीं पे करते हैं ख़त्म एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टॉपर 110 नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ में हम कर चुके हैं सोशल साइंस के 4 चैप्टर्स एंड साइंस के 5 चैप्टर्स, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोड्स की एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोड्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो किस तरह से मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, उसके बाद डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, फिर देखेंगे कि किस तरह से शेप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी लॉ पे बेस्ड एक डिवाइस दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से काम करता है। लास्ट में आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि किस तरह से एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की एक्टिविटी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप में से ऑलमोस्ट सभी ने बचपन में मैग्नेट पे बेस्ड एक स्टोरी ज़रूर सुना होगा कि एक सीफर्ड था जो कि भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पे जाया करता था। वो अपने साथ एक स्टिक रखता था जिसके कि एंड में अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच था। अचानक से एक दिन उनकी जो स्टिक होती है वो एक रॉक से जाके चिपक जाती है। तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो रॉक है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ से खोज होता है एक आयरन अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट की, दैट इज़ नेचुरल मैग्नेट। बट उस समय मैग्नेट के ऊपर इतनी रिसर्च स्टार्ट नहीं होती है, लोग मैग्नेट को एज अ टॉय यूज़ करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग 90th सेंचुरी एक प्रोफेसर होते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, वो एक एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं इन अ यूनिवर्सिटी जो कि बेस्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। उस एक्टिविटी को कराने के दौरान उनके आसपास एक कंपास नीडल रखा रहता है। कंपास नीडल एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है एंड जिसमें जो नीडल रहती है वो खुद मैग्नेट की बनी हुई होती है। इस एक्टिविटी में वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी वो वायर से करंट को पास करते हैं तो उनके पास जो कंपास नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट करता है। अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता था कि एक मैग्नेट या तो मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट करेगा या फिर आयरन की वजह से, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इस एक्टिविटी से हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को ये चीज़ पता लगती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिज्म है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड फिनोमिना है। तो इस चीज़ को जान लेने के बाद काफ़ी सारे रिसर्च स्टार्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मैग्नेट एंड उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करे, दैट इज़ कि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ हो, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट होती है, उस तरह के मैग्नेट को हम कहते हैं बार मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के 2 एंड होते हैं, एक एंड को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड दूसरे एंड को हम बोलते हैं साउथ पोल। अब किस एंड को नॉर्थ पोल बोलेंगे, किस एंड को साउथ पोल, ये चीज़ कैसे डिसाइड हुई, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं यानी कि लटका देते हैं तो वो हमेशा अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट कर लेता है। तो मैग्नेट का वो एंड जो कि अपने आप को अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, उस एंड को हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड उसके अपोजिट एंड को हम कहते हैं साउथ पोल। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चला है कि लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे एंड नॉर्थ साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें कि हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएँ, उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के आसपास का वो पूरा एरिया जिसमें कि एक आयरन पार्टिकल उससे अट्रैक्ट हो सके, तो उसको हम कहेंगे उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस चीज़ को देखा होगा कि मैग्नेट जो होता है वो एक तरफ से अट्रैक्ट करता है एंड एक तरफ से रिपेल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मैग्नेट की, उसके पास एक डायरेक्शन ज़रूर होता होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए लोगों ने एक तरीका निकाला कि उन्होंने ये कहा कि जब भी आप एक मैग्नेट के पास कंपास नीडल ले जाओगे तो कंपास नीडल का नॉर्थ एंड जहाँ भी पॉइंट करेगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
इस चीज़ को थोड़ी देर बाद हम और डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड साथ में डायरेक्शन दोनों है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड को हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों ने इमेजिनरी लाइंस का एक कॉन्सेप्ट निकाला ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसी इमेजिनरी लाइंस जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह की इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख सकते हो एंड जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डायग्राम में जिस तरह से एरो पॉइंट कर रहा है, उसी तरह से अगर आप एक कंपास नीडल इस मैग्नेट की तरफ लाओगे तो उसका नॉर्थ एंड भी इसी तरह से पॉइंट करेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड होती है टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इमेजिनरी हैं, इसको आपको किसी भी तरह से ड्रॉ नहीं कर देना है। आपको जिस तरह से इस डायग्राम में दिया गया है उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के पीछे भी कुछ तरीके सेट किए गए हैं जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह के मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ये है कि आप जिस भी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न को पता करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको आयरन की फाइलिंग्स को छिड़कना है। थोड़े समय बाद वो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को पैटर्न में अरेंज कर लेगा। तो जिस भी पैटर्न में अपने आप को अरेंज करेगा वो कहलाएगा उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड तरीका ये है कि उस मैग्नेट के पास आप एक कंपास नीडल को ले जाओगे, जहाँ जहाँ कंपास नीडल का नॉर्थ एंड पॉइंट करेगा वहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है। आफ्टर पॉइंटिंग आपको उस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। जिस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा वो पैटर्न कहलाएगा उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो काफ़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के बाद लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला, तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आउटसाइड द मैग्नेट हमें फील्ड लाइंस इमर्ज होता हुआ दिखता है फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज होता हुआ दिखता है एट साउथ पोल। एंड इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सेकंड ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टीन्यूस होती है, यानी कि बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं होती एंड हमेशा क्लोज्ड कर्व्ड फॉर्म करती हैं, यानी कि हमेशा वो कर्व शेप में रहती है एंड हमेशा वो क्लोज्ड होती हैं। थर्ड ये है कि अगर आपको कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है तो वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। जहाँ भी टेंजेंट अपना पॉइंट करेगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फोर्थ ये है कि मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है जहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड होते हैं, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जगह में होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो मैग्नेट के दोनों एंड में, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है एंड बाकी एरिया में मैग्नेटिक फोर्स कम होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो आपस में क्रॉस करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो दो तरफ होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कितनी भी कंपास नीडल रख दो तो उसका नॉर्थ एंड जो है वो कभी भी दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो थोड़ी देर पहले जब मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसको कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद इसी टॉपिक के ऊपर आगे चल के काफ़ी सारे रिसर्च हुए, जिसमें कि लोगों ने तरह तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड पता करने की कोशिश की, जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कोई भी ऐसा मेटालिक कंडक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है एंड उसके आसपास बनता है मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन के बाद लोगों ने इस चीज़ को पता किया कि कंडक्टर के आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसका पैटर्न डिपेंड करेगा उस कंडक्टर की शेप पे। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो जब भी आप एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास करोगे तो उसके आसपास बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एंड जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल एंड आयरन फाइलिंग्स तो वो आपको दिखेगा इन द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन सभी चीज़ों के लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है, तो जब हम डायग्राम देखेंगे तो फिर से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जब साइंटिस्टों ने इन सभी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट से एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। यानी कि जब आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड जब आप दूर जाओगे कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एंड साथ में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब भी हम कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन होता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शनलेस नहीं होती है। तो हर बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिस वजह से मैक्सवेल ने हमें एक ईजी रूल दिया ताकि हम डायरेक्शन पता कर सके मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल। तो ये काफ़ी सिंपल एंड ईजी रूल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता करने के लिए।
ये रूल ये कहता है कि मान लो आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से अरेंज किया है कि जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है उसी तरफ अगर आपका थंब का डायरेक्शन है तो जिस डायरेक्शन में बाकी का फिंगर रोटेट हो रहा होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस सिंपल एंड ईजी रूल की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हो। इस रूल को हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम स्क्रू को टाइट करते हैं यानी कि नीचे की तरफ लाते हैं तो उसे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है, एंड जब भी उसे हमें ढीला करना होता है यानी कि ऊपर की तरफ लाना होता है तो हमें उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। तो यही चीज़ हम फिट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी पता करने के लिए। तो जब भी करंट नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, एंड जब भी करंट ऊपर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो जब भी आप एक स्ट्रेट कंडक्टर को घुमा के सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दोगे एंड उसके थ्रू करंट पास करोगे तो उसके आसपास भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको हर तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिल जाएगा, एंड एट द सेंटर वो अपीयर होगा एज अ स्ट्रेट लाइन। फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करेगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे साइंटिस्टों ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जब भी हम सर्कुलर लूप में जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक टर्न में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, जिस वजह से सारे करंट आपस में एडअप होकर ज़्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इन डायग्राम्स में आप देख सकते हो राइट हैंड थंब रूल, यानी कि किस तरह से हम अपने थंब को जब करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे तो बाकी के फिंगर्स जिस तरह से रोटेट होंगे वही दिखाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। सेकंड आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब भी करंट ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। थर्ड आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कंपास नीडल की मदद से भी पता करने की कोशिश करोगे तो उसका नॉर्थ हैंड भी आपको यही डायरेक्शन दिखाएगा। तो कंपास नीडल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आपका राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि काफ़ी कम समय में हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं इस रूल की मदद से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो कॉपर वायर का ऐसा कॉइल जिसमें कि काफ़ी सारे सर्कुलर टर्न हो एंड वो सिलेंड्रिकल शेप का हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सोलेनॉइड। जब साइंटिस्टों ने सोलेनॉइड के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल एंड आयरन फाइलिंग्स, तो उन्होंने ये देखा कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है बार मैग्नेट के। तो आपका सोलेनॉइड जो होता है वो एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट, जिसमें कि एक एंड एक्ट करता है एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एंड एक्ट करता है एज अ साउथ पोल। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, जो कि ये दिखाता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं। तो अगर हमें एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो हम उसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड। तो ये चीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्डबोर्ड लेते हैं सर्कुलर, जिसको कि हम इन वायरिंग्स के अंदर लगा देते हैं ताकि ये वायर्स उसके ऊपर से आए। उसके बाद हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, एंड उसे इनसाइड द सोलेनॉइड प्लेस कर देते हैं। तो जब भी हम करंट पास करते हैं वायर्स के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देता है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी कि कुछ समय तक वो मैग्नेटाइज रहेगा एंड उसके बाद डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेरी मैग्नेट है ये बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इसका हम काफ़ी जगह यूज़ भी करते हैं इन डेली लाइफ। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एज अ मैग्नेट वर्क करता है। तो जब भी हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो उस पर डेफिनेटली फोर्स लगेगा, राइट। तो चलिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फोर्स लगता है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम उससे एक मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू साइंटिस्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व करा कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के पास लाते हैं तो मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगाता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है एंड मैग्नेट हमेशा मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी ऑब्जर्व करी। उन्होंने ये देखा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन आपस में पैरेलल होती है तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स नहीं लगता, एंड जब इनकी डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। साथ में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इस चीज़ को ईजिली पता करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया, दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को एंड मिडिल फिंगर को इस तरह से अरेंज कर लें ताकि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, एंड अगर फोर फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा लिया एंड मिडिल फिंगर को हमने करंट की डायरेक्शन में, तो जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो या तो एक्सपेरिमेंट करके फोर्स के डायरेक्शन को पता कर लो या फिर सिंपली इस रूल को फॉलो करके। तो इस सिंपल एंड ईजी रूल की मदद से हम कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे डिवाइसेस में ये करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड साथ में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मोटर्स को हम इन डिटेल अभी समझेंगे।
ह्यूमन बॉडी में भी नर्व सेल में इलेक्ट्रिक इंपल्स आने की वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जिसका कि हम यूज़ करते हैं चीज़ों को रोटेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इन वॉशिंग मशीन, मिक्सर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर बात करें इसके प्रिंसिपल की, यानी कि ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि इसमें वायर का एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसको कि हम प्लेस करते हैं बिटवीन टू मैग्नेट्स। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ साथ हम लगाते हैं मोटर में एक स्प्लिट रिंग्स, एक कार्बन ब्रश एंड एक एक्सल, जो कि बाद में रोटेट करेगा। तो होता ये है कि जब भी हम वायर में करंट पास करते हैं तो करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है, जिस वजह से वायर के ऊपर फोर्स लगता है एंड ये रोटेट करता है। इसके रोटेट करने की वजह से एक्सल भी रोटेट करता है एंड जो भी चीज़ हमें रोटेट करनी होती है उसे हम एक्सल में फिट कर देते हैं एंड वो भी आपका रोटेट होने लगता है। अगर बात करें वर्किंग की, तो सबसे पहले करंट पास होता है कॉइल के ए बी पार्ट में, सबसे पहले करंट पहुंचता है। तो करंट का ए बी पार्ट में जो करंट की डायरेक्शन है एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है, जिस वजह से वो उस पर फोर्स लगता है एंड वो रोटेट करता है। आफ्टर हाफ रोटेशन ए बी आ जाता है इस साइड एंड सी डी आ जाता है इस साइड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी कॉइल रोटेट करेगा तो इस वजह से क्या होगा, नीचे का सर्किट भी रोटेट कर जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको कि हम कहते हैं कम्यूटेटर, जिस वजह से खाली कॉइल रोटेट करता है एंड हमारा सर्किट रोटेट नहीं करता। तो यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है वो एक्ट कर रहा है एज अ कम्यूटेटर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो आपका कॉइल है वो जुड़ा हुआ है स्प्लिट रिंग के साथ। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये वायर आपका जुड़ेगा स्प्लिट रिंग के साथ एंड ये जो स्प्लिट रिंग है वो सिर्फ टच होता है कार्बन ब्रश के साथ, ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ आपस में थोड़े से टच होते हैं। तो करंट सबसे पहले वायर्स के थ्रू आता है कार्बन ब्रश में एंड उसके बाद सिर्फ टच होके करंट जाता है स्प्लिट रिंग में एंड स्प्लिट रिंग के बाद जाता है करंट रेक्टेंगुलर कॉइल में। तो जब भी कॉइल में रोटेशन होगा तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट रिंग एंड एक्सल घूमेगा एंड जो आपका कार्बन ब्रश है एंड जो सर्किट है वो नहीं घूमेगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन ए बी आ जाता है राइट हैंड साइड में एंड सी डी आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहती है, जिस वजह से अगेन सी डी के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है एंड ये कॉइल कंप्लीट रोटेट करता है। ये सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता है, जिस वजह से आपका रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करता रहता है एंड इस वजह से आपका एक्सल भी रोटेट करता रहता है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग अच्छी से समझ आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट को ये समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी प्रोसेस से आपका फ़ैन रोटेट होता है, आपका वॉशिंग मशीन रोटेट होता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जितने भी आपके कॉमर्शियल मोटर होते हैं, फॉर एग्जांपल इन वॉशिंग मशीन्स एंड इन मिक्सर्स, इनमें हम परमानेंट मैग्नेट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसकी जगह हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें कि हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड एक सॉफ्ट आयरन का भी यूज़ करते हैं ताकि मोटर की पावर इन्हेंस हो सके। जब हम सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर देते हैं तो जो डिवाइस बन के हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं आर्मेचर। तो जिस तरह का हमें इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए होता है उस तरह से हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लेते हैं। जितना भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस कहानी में हमें अभी तक ये पता लगा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इन 90th सेंचुरी एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्या एक मूविंग मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस टॉपिक के ऊपर ये काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं एंड इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं कि जिस तरह से एक मूविंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से एक मूविंग मैग्नेट यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना फ्रॉम मैग्नेटिज्म, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एक मूविंग मैग्नेट या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एक डिवाइस को जिसका क्या क्या यूज़ होगा, जो कि है आपका गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट की प्रेजेंस एंड करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने का फर्स्ट तरीका है बाय मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल। तो जब भी हम एक कॉइल के पास मैग्नेट को मूव करते हैं तो मैग्नेट के मूव करने की वजह से कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिसकी चेंज होने की वजह से वायर में करंट इंड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जो कि एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। उसके पास आप एक मैग्नेट को ले गए एंड ऐसे ही स्टेशनरी छोड़ दिया। तो जब भी मैग्नेट एंड कॉइल दोनों स्टेशनरी रहेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा।
लेकिन जब आप या तो मैग्नेट को मूव करोगे कॉइल के पास या फिर कॉइल को मूव करोगे मैग्नेट के पास, तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये शो करता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने का सेकंड तरीका है वेराइंग करंट इन सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो जब भी आप एक इस तरह का सर्किट सेटअप करोगे एंड कॉइल 1 में करंट को पास करोगे, तो ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि टच होगा कॉइल 2 के साथ भी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 के पास, इस वजह से कॉइल 2 में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को देख के। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि कॉइल 1 में जब भी करंट ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, सिर्फ तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही करंट को प्रोड्यूस करती है। तो ये दो एक ऐसे तरीके थे जिसकी मदद से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसकी डायरेक्शन या तो हम गैल्वेनोमीटर की मदद से पता कर सकते हैं या फिर एक सिंपल रूल की मदद से, जो कि है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बिल्कुल सेम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही, बस डिफरेंस है हैंड का, राइट। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड वाला सारा कॉन्सेप्ट राइट हैंड में लगा देते हो, तो वही कहलाता है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट प्रोड्यूस करने का एक और तरीका है, एंड वो ये है कि जब भी हम एक कंडक्टर को मूव करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वजह से क्या होगा कि कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा, जिस वजह से उसी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इस डायग्राम में आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल देख सकते हो। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का थ्योरी होता है फिनिश। नेक्स्ट है आपका इस चैप्टर की एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर में टोटल 9 एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि एक्टिविटी 13.1 में आपसे कह रहा है कि आपको इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है, जिसमें कि आपको XY के थ्रू करंट पास करना है एंड उसके पास रखे कंपास में आपको डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो जब भी आप इस चीज़ को परफॉर्म करोगे, तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जब भी करंट XY के थ्रू पास होगा, तो उसके पास रखा जो आपका कंपास निडल है, उसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखने को मिलेगा, जो कि ये प्रूफ करता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.2, जिसमें कि आपको एक बार मैग्नेट के आसपास आयरन की फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करना है यूनिफॉर्मली एंड ऑब्जर्व करना है। तो जब आप ये करोगे, तो कुछ समय बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि आयरन की फाइलिंग्स जो हैं, उन सभी ने अपने आप को एक फिक्स पैटर्न में अरेंज कर लिया है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मैग्नेट के पोल्स पे ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.3, जिसमें कि आपको एक कंपास निडल की मदद से बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो आपको एक कंपास निडल लेना है एंड बार मैग्नेट के चारों तरफ रखना है। जहाँ भी कंपास निडल का निडल पॉइंट करेगा, वहाँ पे आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है। इसके बाद जब आप उन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। जिस तरफ कंपास निडल का नॉर्थ एंड पॉइंट करेगा, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड आपको नियर द पोल्स ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 13.4, जिसमें कि आपको इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सेटअप करना है, जिसमें कि आपको करंट पास करना है एंड कंपास निडल में डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो जब आप करंट पास करोगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ईस्ट के टूवर्ड्स, एंड जब आप करंट पास करोगे साउथ टू नॉर्थ, तो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वेस्ट की तरफ, जो कि ये शो करती है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.5, जिसमें कि आपको इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है, जिसमें कि आपको एक कार्डबोर्ड लगाना है परपेंडिकुलर टू द वायर एंड उस पर आपको कुछ आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड करना है। तो जैसे आप करंट पास करोगे, तो आपको दिखेगा कि आयरन की फाइलिंग्स जो हैं, उन्होंने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल पैटर्न में अरेंज कर लिया है, जो कि दिखाता है उस वायर के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन आप कंपास निडल की मदद से इजीली पता कर सकते हो। तो जब भी आप इस वायर में करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे, तो उसी हिसाब से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.6, जिसमें कि आपको एक कार्डबोर्ड एंड सर्कुलर कॉइल की मदद से एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है एंड कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करना है। तो जब भी आप इस सर्कुलर कॉइल में करंट को पास करोगे, तो आपको ये दिखेगा कि आयरन की फाइलिंग्स जो हैं, उन्होंने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज कर लिया है एंड एट द सेंटर आयरन फाइलिंग्स अपने आप को स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.7, जिसमें कि आपको इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करना है। तो जब भी आप कंडक्टर AB के थ्रू करंट पास करोगे, तो आपको दिखेगा उस कंडक्टर पर डिफ्लेक्शन, जिसका कि डायरेक्शन डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन पे। इस केस में इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको कि हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.8, जिसमें कि आपको एक कॉइल लेना है, जो कि एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा एंड साथ में एक मैग्नेट।
तो या तो जब आप मैग्नेट को मूव करोगे टुवर्ड्स कॉइल या फिर कॉइल को मूव करोगे टुवर्ड्स मैग्नेट तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड जब ये दोनों स्टेशनरी रहेंगे तो आपको कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये शो करता है कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.9, जिसमें कि आपको 2 कॉइल लेना है। फर्स्ट कॉइल में आपको करंट पास करना है एंड सेकंड कॉइल में आपको एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है। तो जब आप कॉइल 1 में करंट को ऑन करोगे तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा एंड जब करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगेन जब आप करंट को स्टॉप करोगे फिर से आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि ये शो करता है कि जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को ऑन या फिर ऑफ करते हैं तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में करंट को प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो आज का हमारा चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है फिनिश। इस चैप्टर में कुछ स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है एंड ओनली 20 रुपये पे करना है। उसके बाद ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।